बालिका उच्च माध्यमिक काव्यचिता मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भूगोल विषय को पढ़ रहे थे। उसके अंदर 12वां अध्याय जो प्रदूषण से संबंधित हमारा वो पढ़ा था हमने। पर्यावरण प्रदूषण की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी है और किस प्रकार वो होता है वो हमने देख लिया था। और इसके प्रकारों के अंदर जो पहला प्रकार था प्रदूषण का, उसमें वायु प्रदूषण जो है वो हमने पढ़ लिया। और आज हमें जो है पढ़ना है वो है हमारे जल प्रदूषण। देखिए, जल के अंदर जो है जल जो जिस मूल अवस्था में होता है या शुद्ध जल होता है वो किसी भी कारण से भौतिक पदार्थों के मिलने से या रासायनिक पदार्थों के मिलने से या जैविक पदार्थों के मिलने से उसके अंदर जो परिवर्तन आता है, अवांछनीय जो परिवर्तन आता है, उससे क्या है, जल दूषित होता है और उसे जल प्रदूषण कहते हैं। देखिए, जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जिसमें मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जल प्रदूषण कहलाता है। मानव और जल में रहने वाले जो जीव हैं वो या उस जल का सेवन करने वाले जितना भी मानव समुदाय हो या जैविक समुदाय हो, उसके स्वास्थ्य के ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है तो वो क्या है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल की रासायनिक, भौतिक व जैविक विशेषताओं में मुख्यतः मानवीय क्रियाओं के गुणवत्ता में गिरावट ही जल प्रदूषण है। जल की रासायनिक, भौतिक और जैविक विशेषताओं में उसकी जो रासायनिक विशेषताएं होती है, भौतिक विशेषताएं होती है और जैविक विशेषताएं होती है, उसमें मानवीय क्रियाओं में गिरावट जो होती है, उसकी गुणवत्ता के अंदर जो ह्रास होता है, उससे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण जो है इसके कारण हम देख सकते हैं स्वास्थ्य के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, पानी के जीवाणु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं। पानी में फैलने वाली जल संक्रामक बीमारियां। दूसरा जो है वो है प्रदूषित पानी से नहाने धोने के कारण होने वाली बीमारियां जो चर्म रोग से संबंधित होती है। पानी पर आधारित बीमारियां और पानी से संबंधित वाहक द्वारा फैलने वाली बीमारियां। पानी के अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं उससे जो फैलने वाली बीमारियां होती है वो इस प्रकार जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो जल प्रदूषण के दुष्परिणाम हैं ये। प्रदूषण जल, जो दूषित जल होता है उसमें विषाक्त पदार्थों के साथ कई बीमारियों से जो है जीवाणु और विषाणु की संख्या भी वृद्धि हो जाती है। इसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु और मनुष्यों में हैजा, पीलिया, पेट के रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण से होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उसके अंदर क्या क्या है, एक तो हैजा, पीलिया और पेट का। दूषित जल पीने से 3 मुख्य रूप से रोग होते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि आज भारत में लगभग मानव में होने वाले 2/3 रोग जो है जल के प्रदूषण के कारण ही हो रहे हैं। कितने प्रतिशत? 2/3। ठीक है, रोग जो है किसके कारण हो रहे हैं, जल प्रदूषण के कारण ही हो रहे हैं। जल प्रदूषण जो है ये किस प्रकार होता है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं उसको हम देख सकते हैं। जल प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत है उसमें है घरेलू वाहित जल, जो हमारे घर के अंदर उपयोग में आता है और उससे बाहर जो नाली वगैरह में बहता है जल, वो एक जल प्रदूषण का कारण है या इसका स्रोत है। दूसरा होता है कृषि से अपशिष्ट, जो कृषि से पदार्थ जो होते हैं उसके अपशिष्ट जो होते हैं इसको में फेंक देते हैं बाहर, तो वो पानी के मिश्रण के साथ होकर जल को प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला, वहाँ पे रंगाई छपाई का कार्य होता है या वहाँ से जो निकलने वाले केमिकल होते हैं वो नालों के माध्यम से हमारे जलीय स्रोत तक पहुँचते हैं और उसको क्या करते हैं, वो प्रदूषित करते हैं। तापीय दूषित जल, ताप के द्वारा जो है ऊर्जा वगैरह या कुछ प्राप्त करते हैं तो उससे जो जल होता है वो भी हमारा क्या होता है, दूषित होता है। वायुमंडलीय कणों के कारण, वायुमंडल के अंदर जैसे हानिकारक औद्योगिक गैसें, जो औद्योगिक इकाइयाँ चल रही है उससे निकलने वाली हानिकारक जो गैस होती है वो वायुमंडल के अंदर क्या होती है, विद्यमान हो जाती है, वायुमंडल में फैल जाती है। पेड़ पौधों की पत्तियों पे या कहीं भी जो है वो जम जाती है। धूल के कण होते हैं वो जम जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये धूल के कण, ये जो विषैली गैसें होती है, ये जल के साथ, बारिश की बूंदों के साथ जो है जमीन पर आती है, इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं और उससे भी क्या है, जल प्रदूषित होता है। रेडियोधर्मी जो किरणें होती हैं, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, इससे निकलने वाले अवशिष्ट जो हैं उससे भी जल का प्रदूषण होता है। और खनिज तेल, जैसे महासागर के अंदर खनिज तेल वगैरह जो लाए जा रहे हैं और इनमें रिसाव होने से या किसी प्रकार की घटनाएं होने से वो जो जल है उसके अंदर केमिकल या खनिज जो तेल है वो मिल जाते हैं, तो इससे भी जल का प्रदूषण होता है। देख सकते हैं किस प्रकार शुद्ध जल के अंदर जो है उद्योग से आने वाला जो जहरीला या मिला हुआ जो जल है उससे जल प्रदूषण हो रहा है। इधर भी हम देख सकते हैं ठोस कचरा है जो पानी के अंदर है और इससे भी जल प्रदूषण
हो रहा है, इससे विशाल प्लास्टिक वगैरह है, इससे विषाक्तता बढ़ती है और जल प्रदूषण होने से यहाँ के जलीय जितने जीव होते हैं उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यमुना नदी का वो चित्र था। आगे चलिए, नगरों का विकास, तीव्र औद्योगिकरण, परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग, रासायनिक व तेलीय पदार्थों के उपयोग से हो रही तीव्र वृद्धि से नदियों झीलों का जल जो है वो दूषित होता है। एक अनुमान के अनुसार देश के 300 शहरों और नगरों में प्रतिदिन लगभग 3000 करोड़ से 4000 करोड़ लीटर गंदे जल का प्रवाह नदी नालों में किया जाता है। इसी नदी नालों की स्वच्छता के लिए अभी नमामि गंगे योजना चल रही है, जिससे गंगा नदी को जो है स्वच्छ किया जा रहा है। आगे हम देखें, इसमें नदी व झीलें प्रदूषण के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां अब जिनका जल जो है उपयोग में लायक नहीं रहा। पहले गंगा और यमुना के जो जल है सबसे पवित्र माना जाता था, धार्मिक महत्व जो है वो भी इनका ज़्यादा है। और ये जो गंगा नदी का जो है हम संबंध किससे, भगवान राम से जोड़ते हैं, और यमुना नदी का भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। इतनी पावन, इतनी पवित्र जो नदियाँ थी, आज उनका पानी जो है वो पीने योग्य तो दूर, नहाने धोने के काम में भी नहीं आ सकता। आगे हम बात करें, यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध पानी के अभाव व डायरिया के कारण विश्व में 2300 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं डायरिया के कारण, और अशुद्ध पानी से जो है पीने के कारण या शुद्ध पानी की कमी से लगभग 2300 लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। पिछले 30 से 40 वर्षों में समुद्री जल के प्रदूषण के कारण 40% समुद्री जीव कम हो गए हैं। उदाहरण के लिए, बाद में यमुना नदी में कानपुर शहर में चमड़े के परिशोधन से जो जल होता है उसका प्रवाहित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि यमुना नदी का जो जल है वो दैनिक जीवन में उपयोग के योग्य नहीं बचा है। जल प्रदूषण के बचाव के उपाय जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए। सभी नगरों में जल मल के निस्तारण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। जो जल के अंदर मलिन हो जाता है उसके संशोधन के लिए इकाइयाँ जो है या शोधन इकाइयाँ जो है उनकी स्थापना होनी चाहिए। रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक खाद पर आधारित जो कृषि होती है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो हम खेतों के अंदर हमारी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक कृषि, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करते हैं, उनके स्थान पर जैविक जो खाद वगैरह होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो और जल प्रदूषण जो है वो भी नहीं हो। औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित कर वहीं पुनः प्रयोग में लिया जाना चाहिए। उद्योगों के अंदर जो पानी काम में आ रहा है उसे वहीं उद्योगों के अंदर उसका शोधन करके उसे वापस काम में लिया जाना चाहिए। इससे पानी जो है उसका अनुपयोग कम हो और उसकी शुद्धता बनी रहे। मृत पशु जो हैं उनके शवों को नदी में विसर्जित पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए और विद्युत शवगृहों की स्थापना की जानी चाहिए। जो सामान्य रूप से क्या होता है कि जो जानवर वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं तो गाँव में तालाब वगैरह के सहारे या फिर नदियों के अंदर जो उनको फेंक दिया जाता है, तो उनको जो है नदी वगैरह के अंदर या जल के स्रोत में डालने की अपेक्षा क्या है, उनको जलाना चाहिए। जलाने में लकड़ी का उपयोग नहीं करके किसका उपयोग किया जाना चाहिए, विद्युत शवगृहों का जो है स्थापना की जाए। इसके बाद देखो 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुए। भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को देश में एक साथ 300 प्रोजेक्ट शुरू किए। ठीक है, इसकी तारीख पूछी जा सकती है, कब इसकी स्थापना हुई, 7 जुलाई 2016 को। वर्तमान प्रधानमंत्री जो उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे कौन थे, नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया। इसमें एक साथ 300 प्रोजेक्ट शुरू हुए। गंगा नदी के किनारे सरोवर इसके अंतर्गत घाटों का आधुनिकीकरण करने के साथ साथ किनारों पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। वृक्षारोपण होने से और इन घाटों की जो है सफाई वगैरह करने से, इनका आधुनिकीकरण करने से इनकी स्वच्छता बढ़ेगी। और ऐसा जो है हम देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो है कार्य चल रहा है। ध्वनि प्रदूषण जो हमारे प्रदूषण का तीसरा प्रकार है, इसको हम पढ़ें। जब ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति कर्णप्रिय मतलब कानों को प्रिय नहीं हो, उससे ज्यादा उसकी हो तो ऐसे स्तर से अधिक हो जाती है, तब शोर की संज्ञा में गिना जाता है उसे। शोर व अवांछित दिशा में मनुष्य में बेचैनी और अशांति उत्पन्न हो जाने की स्थिति को ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और यातायात के साधनों एवं ध्वनि विस्तार के कारण जो है ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। भारत जैसे विशाल देश में ध्वनि प्रदूषण अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण पर प्रभाव के अध्ययन हेतु इसकी जो तीव्रता है उसकी आवृत्ति का मापन किया जाता है। ध्वनि तीव्रता मापन में सामान्य इकाई जो है वो डेसिबल होती है और 80 से 120 डेसिबल से अधिक की जो सभी ध्वनियाँ होती है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत
गिनी जाती है। हमने पढ़ा कि एरोप्लेन, इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो रेलगाड़ी होती है वो 120 से 130 डेसिबल की ध्वनि उच्चता की जो है वो करती है। एक एरोप्लेन होता है वो 145 से लेके 150 डेसिबल तक की ध्वनि प्रबलता जो है उसको प्रसारित करता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के अंदर लिखने में आती है। आगे चले, देखिए, जब ध्वनि पर निश्चित स्तर से अधिक हो जाए तो किसी व्यक्ति या समूह को शारीरिक या मानसिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा होगी मानसिक और शारीरिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने तक। ध्वनि प्रदूषण के जो कारण है उसे हम देखें। परिवहन के साधनों में स्पीकरों से, उद्योगों से निकलने वाली ध्वनि से या वायुयानों, जेट विमान से जो है ध्वनि प्रदूषण होती है। इसकी कुछ हानियां हैं तो क्या है, मानव के मस्तिष्क पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे मनुष्य में चिड़चिड़ापन, बहरापन, अत्यधिक उच्च ध्वनि से व्यक्ति में स्थायी रूप से श्रवण शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। अगला जो प्रदूषण का प्रकार है वो है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।